हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. हिंदी शिक्षा शास्त्र में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो भाषा कौशल पर था, जिसमें से हमने 2 कौशल पढ़ चुके हैं, मौखिक कौशल और श्रवण कौशल। ये हमारा 3rd नंबर का कौशल है जो कि है पठन कौशल। सबसे पहले हम देखते हैं पठन कौशल का अर्थ क्या होता है। तो पठन मीन्स जो भाषा की, हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, इन्हीं लिपियों को पहचानना, उन्हें उच्चरित करना और साथ ही में उनका अर्थ ग्रहण करना, यही सब आता है पठन कौशल के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि जो भाषाविद हैं उन्होंने पठन कौशल के महत्व को स्वीकारा ही नहीं है, अपितु मनोवैज्ञानिक पक्ष से जोड़ने का प्रयास भी कहा है। वहीं हम देखते हैं कि इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा जाता है। मीन्स पठन कौशल जो है उसका महत्व मनोवैज्ञानिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भाषा के तौर पे हर एक पक्ष में देखने को मिलता है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल है और यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल को सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी जो विषय है उनका ज्ञान जो है वो अगर लिखित लिपि में है तो उसे पढ़कर ही बच्चा ज्ञान अर्जन कर सकता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इससे पूर्व श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुके हैं। हम देख चुके हैं दोनों कौशलों को। इस कौशल के अंतर्गत सुनी हुई ध्वनि को हम छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ते हुए उसमें निहित भावों, विचारों को ग्रहण करना सीखते हैं। अभी तक हमने 2 कौशल देख लिए हैं, श्रवण और मौखिक। तो इसके बाद हमने सुनना सीखा, बोलना सीखा। अब हम पहले जो चीज़ें थी, जो हमारा मैटर था, वो सुनते थे। अब उन्हीं चीज़ों को लिखित रूप में, लिपि के रूप में है। इन्हीं जो लिपि के रूप में है तो कुछ ना कुछ प्रतीक यूज़ करे हैं उस लिपि को बनाने के लिए। तो उन प्रतीकों को देखकर समझना और उन्हें पढ़ पाना। अब पढ़ हम दोनों तरीके से दोनों 2 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, जैसे कि सस्वर और दूसरा होता है मौन रूप से। तो ये 2 प्रकार हैं जिससे हम जो पाठ में भाव हैं, विचार हैं, इन्हें हम सीख पाएँ। अब इस प्रकार से जो पठन कौशल है श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर ही आधारित है। नेक्स्ट हम देखते हैं पठन के प्रकार। अब हमने अभी बात करी थी कि पठन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, सस्वर पठन और दूसरा था मौन पठन। तो सबसे पहले हम सस्वर पठन देखेंगे। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अगर हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा सस्वर पठन। इस पठन की ये जो है, ये अच्छा हमारा पठन हो, विकासपूर्ण हो, उसके पहले की जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है वो सस्वर पठन होती है। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा अपने पठन में कुशल होते जाता है वह मौन पठन भी कर सकता है। अब वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान हम स्वस्वर पठन के द्वारा कराते हैं। छोटे बच्चों को बोल बोल कर ही हम चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे कि अनार का है, मतलब अगर हमें उनके किस प्रकार से को और दूसरे शब्दों को के साथ जोड़ना, तो सस्वर की वजह से क्या होता है, बच्चे उसे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो जल्दी से उन चीज़ों को कैच अप कर पाते हैं और ढंग से याद रख पाते हैं। वहीं इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये भावानुकूल करना चाहिए हमें पठन, सस्वर पठन को। इसको करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। करते समय हमें सस्वर पठन करते समय हमें शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं
स्वर में यथासंबंध स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसे हिंदी की भाषा की तरह ही पढ़ें, उसमें दूसरी भाषाओं के का लहजा या उसकी बोली का कोई भी अंश न रहने दें। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। अब इसी सस्वर पठन को दो भागों में फिर विभाजित किया है। पहले है व्यक्तिक पठन और दूसरा है सामूहिक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर सस्वर पठन को एक अकेला व्यक्ति द्वारा किया जाए तो उसे व्यक्तिक पठन कहते हैं, वहीं दो या दो से अधिक छात्रों के द्वारा किया जाए तो उसे सामूहिक पठन कहते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में हम व्यक्तिक ढंग से करते हैं ताकि शिक्षक सुनकर छात्रों का की अगर कुछ भी उच्चारण संबंधित त्रुटियां हैं तो उन्हें निवारण कर सके, और इस विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता होती है। वहीं हम देखते हैं तो सामूहिक पठन में जो बच्चों की झिझक दूर होती है। अगर 4 में से एक बच्चा ऐसा है जिसे थोड़ा अटकता है या उसे थोड़ा झिझक है पढ़ने में, तो दूसरों के साथ वो प्रैक्टिस करके उसमें जो झिझक है वो उसकी झिझक दूर हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए होता है उसका संचार उनमें होता है। सामूहिक पठन 13 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए ही किया जाना चाहिए, और छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, वरना ये भी हो सकता है कि ज़्यादा व्यक्तियों की वजह से कुछ जो बच्चे झिझकते हैं वो उस वक्त बोले ही नहीं, मौन रहे और उन्हें और ज़्यादा झिझक क्रिएट हो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भी संख्याएं नहीं रखनी है। इस तरह से हम उन्हें सामूहिक पठन करा के भी चीज़ें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौन पठन। तो लिखित सामग्री को अगर हम चुपचाप बिना आवाज़ के पढ़ें तो उसे मौन पठन कहलाते हैं। इसके महत्व क्या है? तो इसमें थकान कम होती है क्योंकि वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है, हम मन में पढ़ते हैं। नेत्र और मस्तिष्क ही इसमें सक्रिय रहते हैं। मौन पठन करते समय पाठक एकाग्रचित्त होकर वह ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। दूसरी बात यह है कि समय की बचत होती है। परीक्षण में देखा है कि क्लास 6 के बच्चों पे परीक्षण हुआ था जिसमें देखा कि 1 मिनट में अगर हम स्वस्वर पठन करवा रहे हैं तो 100 शब्द बच्चे पढ़ रहा है, और वहीं मौन पठन करा रहे हैं तो बच्चे 210 शब्द तक पढ़ पाते हैं। मौन पठन कक्षा के अनुसार बनाए रखने में सहायक है। कक्षा में अनुशासन बना रहता है इसके ज़रिए, और चिंतन करने में मौन पठन भी सहायक होता है। वहीं स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें मौन पठन का अभ्यास अच्छे से किया हो। तो ये एक बात थी। अब मौन पठन के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना, और शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान सकना। तो ये कुछ जो थे ये इसके उद्देश्य थे। वहीं मौन पठन के भी कुछ भेद हैं, और ये दो हैं, एक है गंभीर वाचन और एक है द्रुत पठन। गंभीर पठन में क्या होता है? तो गंभीर पठन में भाषा पर अधिकार करना आता है, वहीं विषय वस्तु पर अधिकार जमाना सीख जाता है बच्चा, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाव को खोज निकालना। तो ये सारी चीज़ें गंभीर पठन के परिणाम स्वरूप होती हैं। वहीं द्रुत पठन जो है उसमें सीखी हुई भाषा का अभ्यास करते हैं, साहित्य से परिचय प्राप्त करते हैं, आनंद के लिए या खाली समय का सदुपयोग करने के लिए। द्रुत पठन के माध्यम से सूचनाओं को हम एकत्रित भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट है पठन कौशल के महत्व। अब पठन कौशल क्यों करना चाहिए? तो इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और इसमें वो सहायक भी होता है। वहीं अध्ययन करके उसका जो उच्चारण है वो शुद्ध हो सकता है। वहीं बच्चे अलग अलग प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र ये सब पढ़कर शब्द भंडार की भी वृद्धि कर सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणीय ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही अन्य भाषाई कौशल जैसे श्रवण, वाचन, लेखन, इनमें भी उनमें निपुणता आती है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ चित्र भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण भी होता है।
वहीं बच्चा जीवनियाँ, आत्मकथाएं ये सब पढ़कर भी आदर्श गुणों को आत्मसात कर पाता है। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक विकास के लिए भी हमारे अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। इसलिए अध्ययन, और अगर हम अध्ययन देखें तो अध्ययन क्या है? अध्ययन पठन का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से हमें पठन अवश्य ही बच्चों से करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पठन कौशल के उद्देश्य। ये तो थे महत्व, अब हम देखते हैं उद्देश्य। तो बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास होता है इससे, और उनको अपने भावों के अनुकूल स्वर में लोच पैदा करना, लोच क्रिएट करना, ये आता है। वहीं पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझ पाते हैं और दूसरों को समझा भी पाते हैं। वहीं बालकों को पठन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जा सकता है और छात्र स्वतंत्रिकाओं का प्रयोग करके शुद्ध पठन कर सकते हैं। पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण भी है, शब्द भंडार में वृद्धि है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना है और वहीं पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। अब है पठन के आधार। तो पठन के दो मुख्य आधार हैं, पठन मुद्रा और पठन शैली। पठन मुद्रा का अर्थ है कि बैठने, कैसे हम बैठे हैं, कैसे हम खड़े हैं, पठन सामग्री को हाथ में किस प्रकार से रखा है, उसी की रीति, भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र, इन सभी अंगों का जो संचालन है वो सभी पठन मुद्रा के अंतर्गत आता है। भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली कहलाता है। अब वाचन मुद्रा तो हम किस प्रकार से खड़े हैं और किस प्रकार से हमने हमारी पुस्तक को हाथ में रखा है, ये सब आएगा पठन मुद्रा में। और नेक्स्ट जो हमारा था पठन शैली, तो उसमें हम किस प्रकार से जो हमें दिया गया है उसे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं वो आएगा हमारी पठन शैली में। पढ़ते समय दृष्टि जो है वो पुस्तक पर ही न रहे वरन छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ते समय हम सिर्फ एक ही पुस्तक पे ही ध्यान न दें, अपितु हर तरफ ध्यान रख के, ये शिक्षक के लिए एक पॉइंट था कि शिक्षक को सिर्फ पुस्तक पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि पुस्तक के पाठ को पढ़ते समय बाएं हाथ में पुस्तक को लेना चाहिए और इस प्रकार लेना चाहिए कि बीच में की जो उसका बीच वाला हिस्सा है वो पकड़ना चाहिए और ऊपर की चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ पर बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए और दूसरा हाथ भावाभिव्यक्ति के लिए खुला छुटा रहे। मतलब एक ही हाथ से किताब को पकड़ना है और एक हाथ हमको फ्री रखना है, ताकि अगर कोई ऐसे विचार आए या कुछ हमें भाव व्यक्त करना हो तो हमारे पास एक हैंड फ्री रहे। नेक्स्ट है पठन की विशेषता। तो इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारण करना, पठन में सुंदरता के साथ प्रभाव बनाए रखना, मधुरता, प्रभाव, उत्पादकता, चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। अब कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम पठन कौशल शिक्षण को और अच्छा कर सकते हैं। कुछ है शब्द तत्व पर आधारित, जो कि है वर्णबोध, ध्वनि साम्य, स्वरोच्चारित। तो ये कुछ जो है विधियां, ये डिपेंड है शब्द तत्व पर आधारित। नेक्स्ट है कुछ अर्थ ग्रहण पर आधारित, जैसे देखो और कहो, वाक्य विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि और संपर्क विधि। तो ये कुछ प्रकार की विधियां थी जो कि मैन है। इसमें सिर्फ आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत क्या आता है। अब पठन संबंधी त्रुटियां क्या क्या हो सकती है, तो अटक अटक कर पढ़ना, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सामने या तो बहुत पास रखना या बहुत दूर रखना, अशुद्ध उच्चारण, पढ़ने की गति या तो बहुत कम होना या तो बहुत अधिक होना, वहीं दृष्टि दोष से अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, या पाठ्य सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्ताक्षरों संबंधी त्रुटियां, भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, पठन सामग्री संबंधी मार्गदर्शन का अभाव। वहीं हम देखते हैं इन त्रुटियों का निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बार बार हम आवृत्ति पुनरावृत्ति के माध्यम से भी बच्चों को आवृत्ति और अनावृत्ति के तौर पर हम बच्चों को अभ्यास करवाकर उनका पठन अच्छा कर सकते हैं। वहीं वातावरण में थोड़ा परिवर्तन कर कर उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं उपयुक्त वातावरण, और अगर उनमें
किसी अंग की कोई खराबी के कारण उनमें भय है, घबराहट है या वो पढ़ नहीं पा रहे तो उनके पेरेंट्स से मिलके चिकित्सक विधि भी क्रिएट की जा सकती है। छात्रों का मानसिक स्तर जो है उसके अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन करके उन्हें पहले पढ़वाएं, फिर जैसे जैसे उनका मानसिक स्तर बढ़ता है उनसे थोड़ी बड़ी चीज़ें पढ़वाई जाए। वहीं आदर्श पठन करवाया जाए और साथ में ही बच्चों को या तो टीचर, अगर बच्चों को नहीं आ रहा है तो पहले वो खुद पढ़ें और उनको सुनकर बच्चे फिर उनका अनुकरण करके पढ़े, तो अनुकरण पठन भी हम करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे पठन कौशल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।